इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पर की ब्यूटी ही सब कुछ हो, यानी कि बंदे की जॉब से लेके उसका करियर तक सिर्फ उसकी ब्यूटी ही अकॉर्डिंग उसे दिया जाए, और जो लोग दिखने में अच्छे ना हो उन्हें जेल में भेज दिया जाए। तो वेल, एनिमे की स्टार्टिंग में हम चिड़िया को देखता है जिसके बगल में काफी बदसूरत वाली चिड़िया बैठ जाती है, जिस पर की वो उसे धक्का देकर ऊपर का टिकट काट देती है। अब हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, यानी कि उसका नाम रेन होता है। रेन आज अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो हमें ये भी बताता है कि इस दुनिया में जो लोग ज्यादा खूबसूरत है उन्हें ऊपर दर्जा दिया जाता है, और हम जैसे लोग यानी कि जो मीडियम है, हमारी जिंदगी बिल्कुल मिडिल क्लास के बराबर है। रही बात जो लोग सबसे ज्यादा बदसूरत है, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन अपनी बहन से कहता है कि वो घर से बाहर ना निकले, वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि एक काफी बदसूरत बंदे के पीछे पड़े होते हैं। वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे काफी कूटते हैं। ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो उसके ऊपर उम्र कैद की सजा डाल देते हैं, जिस बात पर वहाँ कड़ी भीड़ जमा हो जाती है और वो उस बंदे को काफी बुरा सुरा सुनाने भी लगता है। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टीवी में यही वाली न्यूज देख रही होती है। वो अपने बेटे को कहती है कि हम लोगों का जितना घर में रहना सुरक्षित है उतना बाहर नहीं है। वेल, यहाँ रेन इन सारी चीजों को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि अब तो ये सब कुछ रोज का हो चुका था। वो लोगों को बदलना चाहता था, बट वो क्या कर सकता था। वेल, वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पे कि वो पास हो जाता है। ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती जब उसे पता चलता है कि वो लोग उससे नौकरों से भी बदतर काम कराते हैं, बिल्कुल 24 घंटे। उसकी सुपरवाइजर जो कि काफी ज्यादा खड़ूस थी, वो रेन को हर बार डांटती थी और उसकी बेइज्जती करती थी उसके लुक्स को लेकर। वो उससे ये भी कहती कि उसकी वजह से उसके 2 क्लाइंट्स ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और इवन की वो उसे इतना ज्यादा बुरा सुरा सुनाती है कि तुम जैसे लोगों का इस दुनिया में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि एक टाइम पर तुम जैसे लोग बिल्कुल खत्म हो जाए। और आखिर ये दिन कब आएगा? उसकी बातों पर हम देखते हैं कि रेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और अब जब वो अपने काम को लेकर काफी ज्यादा थक चुका था, वो रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसे उसकी सुपरवाइजर दिखाई देती है। वो रेन को उसका घर साफ करने के लिए भी कहती है, अब जिस पर रेन को वही करना पड़ता है। वो उसके बर्तन से लेकर उसके बाथरूम तक भी साफ करता है, लेकिन जब वो उसका पैर दबा देता है तो वो उसे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल देती है। गिरते पड़ते वो आज की कमाई से अपनी बहन के लिए दुकान से जब चिकन लेके जा ही रहा होता है तो वो घर पहुंचता है। उसकी बहन उससे पूछती है कि आखिर मैं कब बाहर जाऊंगी, जिस पर रेन उसे उम्मीद दिलाता है कि जरूर एक दिन हम भी बाकी लोगों की तरह रोड में पूरी इज्जत के साथ चल पाएंगे। वेल, अगले दिन जब वो अपने काम से जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि मेट्रो में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीट दी जा रही थी जो कि खूबसूरत थे, और बाकी नॉर्मल और अगली लोगों को वो लोग सीट तक भी नहीं देते। रोड क्रॉस करने में भी कुछ ऐसे ही रूल्स थे। जब रेन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर ब्यूटी क्वीन आकर अचानक से ब्रॉडकास्ट देने लगती है। वो सारे लोगों को बताती है कि आज कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हुए पकड़े गए हैं, और उन्हीं लोगों के सामने वो उन सारे लोगों को मार देती है। वो उन सबसे कहती है कि कोई भी अपनी अपीयरेंस को नहीं बदल सकता, और जो भी ऐसा करना चाहेगा उसे मौत दी जाएगी, और कुछ भी नहीं। यहाँ रेन जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी सुपरवाइजर जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उसको देखकर रेन उसके पूरे कदमों में लेट जाता है, क्योंकि वो उसका कॉल उठाना भूल गया था। यहाँ पर उसकी सुपरवाइजर, उसका नाम चाओ होता है, वो उसके ऊपर इतना गुस्सा करती है, और उसकी बकवास सुनने के बाद जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसे अपने एक दरवाजे के सामने एक तरह का कार्ड दिखाई देता है। वहां पर किसी तरह की लोकेशन लिखी होती है, और अगले दिन वो उसी लोकेशन में पहुंच जाता है जो कि असल में एक पब्लिक टॉयलेट था। वहां जाने के बाद वो उस टॉयलेट के चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी चीज नहीं दिखाई देती। और जब उसे लग रहा होता है कि शायद से किसी बंदे ने उसके साथ प्रैंक करा है, कि तभी अचानक से उसी टॉयलेट के नीचे की जमीन उस एक अंडर प्लेस में ले जाती है। वहाँ अंधेरे में हम देखते हैं कि रेन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से वो एक तरह की इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है, जहाँ पर कि सिक्योरिटी कैमरास पहले तो उसे स्कैन करते हैं, और जब वो उसके हाथ पे वही वॉचर को नोटिस करते हैं तो वो उसे एक अलग ही फ्लोर में पहुंचा देते हैं। वहाँ उसे मिलते हैं डॉक्टर मशाटी। इससे पहले कि रेनो से कुछ पूछता कि आखिर उसने उसे यहाँ पे क्यों बुलाया, डॉक्टर मशाटी अपने औजारों को बाहर निकाल देता है, उसका औजार बदलने के लिए। वेल, इससे पहले उस जगह में सीबीआई ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं जो कि डॉक्टर मशाटी को अरेस्ट करने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर मशाटी काफी ज्यादा चालाक था, वो उस जगह से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम उस कैप्सूल में रेन को देखते हैं जो कि जब बाहर निकलता है तो उन ऑफिसर्स के जो ब्यूटी डिटेक्टर्स डिवाइसेस होते हैं उनका लेवल हाई होने लगता है, और जैसे ही वो लड़की उनके नजदीक नजदीक आ रही थी उसकी रोशनी इतनी ज्यादा थी कि वो सारे पुलिस ऑफिसर से बेहोश हो जाते हैं। रेन जो अपने आप को एक टूटे हुए मिरर में देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि डॉक्टर शैनी ने उसको एक
लड़की में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद रेन उस जगह से निकलने के लिए बाहर जाने लगता है। जो रास्ता डायरेक्ट रोड के सीवर से निकलता है। जब वो जैसे ही बीच रोड में निकलता है तो सबके सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इवन के सब लोग उसके प्यार में पड़ जाते हैं। पूरी सड़क की जितनी भी पब्लिक होती है वो उसके कदमों में आकर झुक जाती है। इवन की हर बड़े से बड़ा ब्रांड वाला पर्सन उसे अपना मॉडल बनाना चाहता था। वो उसे हर तरह के कपड़े और हर तरह के फैसिलिटी देने के लिए भी तैयार थे। नए कपड़े पहन के जब रैन अपने ऑफिस की तरफ निकलता है तो वो उन सबसे जॉब मांगता है, जिस पर कि वो लोग उसे उस कंपनी का सीईओ बना देते हैं। और वो जब अपने आप को इतना ऊंचा देखकर उसकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही थी, उसे अपनी नई लाइफ काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, वो उस जगह में उसे सुपरवाइजर चाओ को बुलाता है। जैसे ही चाओ उसके पास पहुंचती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। वो उससे उसका नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब जिस पर यहाँ पर रेन उस ऑर्डर देता है कि वो कदमों के बल उसके सामने ही झुक जाए, वो ऐसे ही करती है। वो जमीन में अपनी नाक तक भी रगड़ती है लेकिन उसे थोड़ी सी भी बेइज्जती महसूस नहीं होती। वेल हम देखते हैं कि वो इन सारी चीजों को बल्कि एंजॉय कर रही होती है। इस पर किरण काफी ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी बन चुकी है कि वो लोग जो सिर्फ खूबसूरत होते हैं वो उनके सामने करने के लिए कुछ भी तैयार है। यहाँ पे चाओ उससे कहती है कि प्लीज मुझे अपना बॉडी गार्ड बना दो, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम पर आप ही हमारे यहाँ की क्वीन बनने वाली हो। रैन क्वीन बनने के लिए सोचती है और कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस दुनिया को बदल सकती हूँ। मेरी बहन उसकी एक नई जिंदगी बना सकती हूँ अपने हाथों से। दूसरे दिन में हम ब्यूटी क्वीन के 4 गार्ड्स को देते हैं। असल में वो उसके काफी स्पेशल गार्ड्स थे। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं रेन के बारे में। वो एक दूसरे से डिसाइड करते हैं कि इस बारे में जितना हो सके वो क्वीन से इस बात को छुपाए। हमें कैसे भी करके उस लड़की को लिपटाना ही होगा। दूसरी तरफ न्यूज में रेन देखता है कि जितने भी शहर के सबसे ज्यादा बदसूरत लोग हैं उन्हें एक अलग ही आइसलैंड में शिफ्ट किया जा रहा है और लोगों के इंटरटेन के लिए उन्हें धीरे धीरे करके मारा जाएगा सबके सामने। वेल इसके बाद रैन जो कि चाओ के सामने उसे ये फील करा रही होती है कि वो भी अगले लोगों से नफरत करती है और वो खुद राज करके उन लोगों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है, जिस पर कि चाओ भी उसकी बातों पर सहमत थी और वो उसका दिल जीत लेती है। इसी बीच पर रैन उसके मुंह से ये बात उगला रहा होता है कि आखिर वो उस नए आइलैंड में कैसे घुस सकती है, जिस पर कि वो बताती है कि तो काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन शायद तुम्हारी खूबसूरती उस ब्यूटी कैमरास को मात दे पाए। वह जब वो इसी बारे में रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एक तरह के डिवाइस का कमाल है। इससे पहले कि वो और कुछ जान पाती उन्हें छत से आवाजें सुनाई देने लगती है और वहाँ की बिजली भी कट जाती है। जब वो दोनों की दोनों छत में पहुंचते हैं तो चाओ यहाँ पे रैन को बताती है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि क्वीन की 4 बॉडीगार्ड्स में से एक है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और यहाँ वो लड़की कहती है कि क्या तुम वही लड़की हो ना जो हमारी क्वीन को मात देना चाहती हो अपनी खूबसूरती से? बट मुझे नहीं लगता क्योंकि तुम मेरी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं हो। रही बात ब्यूटी क्वीन की तो इसके बाद वो अपने ब्यूटी डिटेक्टर्स कैमरास को ऑन कर देती है और उसे बताती है कि इन कैमरास को खुद ब्यूटी क्वीन ने अपने हाथों से बनाया है और जो भी हम दोनों में से सबसे ज्यादा अगली होगा तो ये कैमरा उस बंदे को मार देगा। वेल यहाँ पर वो कैमरास डिटेक्ट करते हैं कि जो रैन की ब्यूटी है वो लगभग 4 स्टार में है और दूसरी तरफ उस लड़की की यानी कि उसका नाम ब्राइट होता है, उसकी ब्यूटी लगभग 4.5 है। अब इससे पहले कि वो कैमरास यहाँ पर रैन को खत्म करते हम देखते हैं कि चाओ दूसरी तरफ उसके सामने से उन फ्लैश लाइट्स को प्लग निकालकर बंद कर देती है, जिसके बाद ना ही उसके मुंह में लाइट्स पड़ रही थी और ना ही वो खूबसूरत लग रही थी। उसकी रेटिंग 4.5 से गिर के 1 में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो ड्रोन्स ब्राइट को वहीं पर ही खत्म कर देते हैं और उसके मरने के बाद उसे यानी कि रैन को उसके पास से एक एम्बलम का पीस दिखाई देता है, यानी कि शायद से ही इस टुकड़ों को जोड़ जोड़ के एक तरह की चाबी बना सकती है जो कि शायद फ्यूचर में उसके काम आए। वेल इसके बाद वो चाओ से कहती है कि उसे उसी आइलैंड में जाने का रास्ता जानना है। दूसरी तरफ हम उस आइलैंड में देखते हैं जहाँ पे ये पुलिस ऑफिसर्स कैसे उन लकली लोगों को ट्रीट कर रहे थे बिल्कुल पूरी तरह जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम करा हो। अंदर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका पोता उससे पूछ रहा होता है कि क्या दादाजी हम कभी इस जगह से बाहर जा पाएंगे और औरों जैसी जिंदगी जी पाएंगे? तो उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, हमें शायद हमेशा से इसी जगह में ही रहना होगा, हम इसी जगह के लिए बने हैं। बाहर हम रैन को देखते हैं जो कि
उस जगह में पहुंच जाती है और वो अपने ड्रोन से उन सारे ऑफिसर्स को खत्म करने लगती है जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे। वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहाँ पर जाते ही वो जैसी बटन दबाती तो सारे के सारे प्रिजनर्स उस जगह से छूट जाते हैं कि तभी उस जगह में एक बंदी भी आ जाती है। वो भी ब्यूटी क्वीन की बॉडीगार्ड्स में से एक थी। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जब उन तीनों को इस बात की खबर मिलती है कि उनकी साथी मारी जा चुकी है तो इस चीज के लिए वो नया प्लान बनाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद वो कमजोर थी इसलिए उस लड़की ने उसे मार दिया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हम उसी लड़की को देखते हैं। वो लड़की उससे कहती है कि तुम ब्यूटी क्वीन के बनाए हुए रोज को नहीं तोड़ सकती और उसके आते ही उस जगह पर काफी ज्यादा फ्लावर्स भी पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़की भी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वो लड़की रेंट को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि मेरा नाम मे है और यहाँ पर वो भी अपने ब्यूटी डिटेक्टर्स कैमरास को लेकर आई होती है और कहती है कि आज तो यहाँ पर तुम्हारा काम तमाम होकर ही रहेगा। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि ब्राइट के छोड़े हुए डिवाइस की मदद से अपने कपड़ों को चेंज कर देती है, जिसके बाद ब्यूटी कैमरास बाहर निकलकर रैन को डिटेक्ट करने लगते हैं। वो उसकी रैंक बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 दिखाते हैं और दूसरी तरफ उस लड़की की यानी कि मे की उसकी 2.5, जिस पर मैं कहती है कि सबर करो मेरा भी ट्रांजिशन होने दो। इसके बाद वो अपनी पावर से अपने आप को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है अपने फूलों के साथ, लेकिन तभी भी वो रैन की बराबरी नहीं कर पाती। उसकी रैंक अभी भी उससे कम थी। लेकिन तभी अचानक से रैन देखता है कि अभी की एयर में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि उसके फ्लावर्स में कुछ चीज मिली हुई थी और उसके स्माइल की वजह से रैन को तकलीफ हो रही थी। इस पर वो अपने मुंह को बंद करने लगती है, जिस पर कि कैमरास उसकी रैंक नहीं बता पाते और वो उसकी रैंक कम ही दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर रैन पारा पलट कर उसी की ट्रिक को उसी के ऊपर इस्तेमाल कर देती है, उन फ्लावर्स को उसकी तरफ ताक कर, जिस पर कि वो काफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी रैंक तो रैन की ब्यूटी रैंक से भी काफी ज्यादा कम थी। इससे पहले कि वो कैमरास उसे मार देते वो वहाँ पे अपनी जान की भीख मांगने लगती है रैन के सामने और रैन से कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर बनने के लिए तैयार हूँ पर प्लीज मुझे बचा लो, जिस पर कि रैन मे को बचाने के लिए अपने कैमरास को बंद कर देती है। यहाँ पर मे उसे बताती है कि भले ही वो उसका साथ देगी लेकिन तभी भी कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ब्यूटी क्वीन उससे लाख गुना ज्यादा सुंदर है, उसके सामने नहीं टिक पाएगी। लेकिन रैन को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लग रही होती है। इससे पहले कि वो सारे प्रिजनर्स को उड़ाने के लिए उस बटन को दबाती उस जगह में चाव आकर उसे रोक देती और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। रैन उससे कहती है कि क्यों, अभी सही समय आ चुका है उन्हें छुड़ाने का। लेकिन चाव उससे कहती है कि इस चीज का कोई फायदा नहीं है, उन्हें उनके कैद खाने में बंद रहने दो, इससे में भलाई है हमारी भी और उनकी भी। उसकी ऐसी बातों पर रैन उससे कहती है कि क्या तुमने खुद फील करा है अगली होना कितना ज्यादा बुरा लगता है, वो पैदा अगली हुए उसमें उसकी गलती क्या है, गलती तो हम लोगों की है जो कि उन लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं। उन्हें भी अच्छी लाइफ डिजर्व करने का हक है और जिस हिसाब से सजा उन्हें दी जाती है उस हिसाब से तो किसी क्रिमिनल को भी नहीं दी जाती। आखिर उन्होंने क्या गुनाह करा है, सिर्फ ये है कि वो गंदे दिखता है। चाहो उसे समझाने की कोशिश करते कि जो सिस्टम इतने दूर तक जा चुका है उससे अब नहीं बदला जा सकता, जो चीजें चल रही है उसे चलने दो ना, तुम नहीं समझना चाहती हो कि आखिर उसके बाद का रिजल्ट क्या होगा। लेकिन गुस्से में आकर रैन अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट कर देती है, जिस वजह से चाओ की ब्यूटी रैन के सामने कुछ भी नहीं थी और उसे उसी जगह में मार दिया जाता है। चाओ के आखिरी वर्ड्स यही थे, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। लेकिन यहाँ पे रैन गुस्से में आकर उस मशीन में प्रिजनर्स को छुड़ाने का वाला बटन दबा देती है और इसके बाद वो बाहर आकर उन सारे प्रिजनर से कहती है कि आज से उनकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। वो अपने मतलब का कुछ भी कर सकते हैं इस जगह में, उन्हें किसी के नीचे दब के रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके उस आइलैंड में पूरी तबाही आ जाती है क्योंकि जैसा उसने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग आजादी की खुशी में उस जगह पर भगदड़ मचाने लगते हैं। उन्हें इतने दिनों से खाना नहीं मिला था इसलिए वो खाने के लिए एक दूसरे को ही पीटने लगता है और सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। दूसरी तरफ ब्यूटी डिटेक्टर्स कैमरास उन सारे बदसूरत लोगों को मारने लगते हैं जो कि उनसे भी ज्यादा बदसूरत थे। दूसरी तरफ जो उन सबसे ज्यादा ठीक ठाक दिखता था उस बंदे को उस जगह का राजा बना दिया जाता है, जिस पर कि सारे के सारे लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। ये सब कुछ जब रैन और मेवे देख रही होती है तो रैन कहती है कि आखिर मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, आखिर चीजें कैसे बदल गई। ये लोग तो ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि शहर में सुंदर लोग अगली लोगों के साथ करते हैं। मैं उसे बताती है कि वैसे भी उनको पता है कि घर जाने से कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए वो उस आइलैंड में अपना नया किंगडम बनाना चाहते हैं। रैन काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगती है और उसे अपने एग्जिस्टेंस में डाउट होने लगता है कि क्या उसने सही करा या फिर नहीं, आखिर वो सिचुएशन को कैसे बदल सकती है। तो यहाँ पर मैं उसे अपने पास एक बैच देती है और कहती है कि ऐसे
4 पीसेस हर ब्यूटी क्वीन की बॉडी गार्ड्स के पास थे। इनमें से 2 तो तुम्हारे पास है, बाकी के 2 तुम्हें चाहिए होंगे। इसकी मदद से तुम ब्यूटी क्वीन के बनाए हुए सिस्टम को तोड़ सकती हो, जिससे कि लोगों की मेंटालिटी खुद ही बदल जाएगी। या अगले दिन हम सिटी में 2 लेडीज को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रही होती है कि आखिर उन दोनों में से कौन खूबसूरत है। अब उस जगह पर ब्यूटी क्वीन का बनाया हुआ कैमरा भी पहुंच जाता है, जो कि उन दोनों को डिटेक्ट करके उनमें से जो सबसे ज्यादा बदसूरत था उसे उसी जगह में खत्म कर देता है। या दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जिसकी कंपनी के साथ काफी ज्यादा कंपनी काम करना चाहती थी, जिससे कि उसकी इमेज पूरी कंट्री में रॉकेट की तरह फैल रही थी। इवन कि उसे तो रिपोर्टर्स अपनी न्यूज में भी ले रहे थे, जैसे कि घर में बैठी हुई मिंग यानी कि रैन की बहन भी देख रही होती है। यहाँ पर रैन न्यूज में सारे लोगों को बता रही होती कि खूबसूरती शक्ल में नहीं बल्कि उनकी अंदर होती है। यहाँ हम मिंग के बदल में रन का पड़ा हुआ लेटर देखते हैं जिस पर उसने कहा था कि उसकी 1 महीने की बिजनेस ट्रिप है, इसलिए शायद उसे आने में लेट हो जाए, लेकिन तब तक वो घर में रह सकती है। तो उसी तब हम रन को देखते हैं जो कि अपने नए घर में जब नहा रही होती है तो वो सोच रही होती है कि आखिर कैसे डॉक्टर मचैटी ने उसे एक लड़की में बदल दिया, आखिर उसका मकसद क्या है, क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही है। तब इस जगह में मैं भी पहुंच जाती है। वो उसे बताती है कि ब्यूटी क्वींस के अब सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड्स बचे हुए हैं। क्या तुम सच में उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? क्या तुम सच में ब्यूटी क्वीन के साथ फाइट करना चाहती हूँ? जिस पर रैन कहती कि हाँ, मैं पूरी दुनिया को बदलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं कोई भी काम अब जल्दबाजी में नहीं करूंगी बल्कि सोच समझ के करूंगी, क्योंकि पहले ही हमने चाव को खो चुका है। उसने हमें समझाने की कोशिश करी थी लेकिन हम ही नहीं समझे। वह जब मैं उसके बाथरूम से जाती है तो वो यही सोच रही होती है कि रैन का सोचने का तरीका बिल्कुल ब्यूटी क्वीन की तरह है। ऐसी वो 3 साल पहले भी सोचती थी, लेकिन उसके बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। नहाने के बाद खाना खाने के लिए आ ही रही थी कि उस जगह में उसे काफी ज्यादा अंधेरा लगता है और उससे बिल्कुल भी सही महसूस नहीं होता। असल में उसके सामने एक बंदी खड़ी थी और वो भी ब्यूटी क्वीन के 4 बॉडीगार्ड्स में से तीसरे नंबर वाली थी। उसका नाम मिंग होता है। रैन उस कमरे की लाइट जलाकर जब उसे देखती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इस बंदी के हाथ में एक तरह का बॉक्स मौजूद था। वो लड़की रैन से कहती है कि तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम मारी जाओगी, लेकिन रैन उसके सामने झुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब अचानक से उस जगह की खिड़की तोड़ के वहां पर 3 डिटेक्टिव कैमरास भी पहुंच जाते हैं जो कि उन दोनों को रेट करने वाले थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से रैन की जो रेटिंग होती है वो मिंग से काफी ज्यादा होती है, लेकिन मिंग उस जगह पर अपना मेकअप बॉक्स बाहर निकालती है और जैसे ही वो अपने मुंह पे एशियन पेंट्स पोंछती है तो उसके बाद वो काफी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। रैन को थोड़ा डाउट होता है, लेकिन उसे अपने ऊपर भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि बिना मेकअप के भी वो उससे काफी ज्यादा सुंदर दिख रही होगी। लेकिन यहाँ पर मिंग उससे कहती है कि किसने कहा, तुम तो वैसे भी अभी नहा के आ रही हो, मेरे मेकअप के सामने तुम्हारी ब्यूटी कुछ भी नहीं है। और होता भी ऐसा ही है। वो कैमरास यहाँ पर रैन के ऊपर टैग करना शुरू कर देता है, जिस पर कि रैन उस जगह से भाग रही होती है, लेकिन मिंग उससे कहती है कि अब भागने का भी कोई फायदा नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी ना। लेकिन हम देखते हैं कि रैन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो टेबल के नीचे छुप जाती है जिस पर कि कैमरास उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। और अब जैसा कि उस कमरे में मिंग के अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वो कैमरा का फोकस पूरा मिंग के ऊपर डालने लगता है। यहाँ पर उसके लो एंगल से उन्हें पता चलता है कि मिंग की ब्यूटी बिल्कुल एक बूढ़ी लड़की की तरह है और उसकी रेटिंग वो लोग कम कर देते हैं। इसके बाद वो अपने लेजर से उसके ऊपर टैग करते हैं और यहाँ मिंग को भी एहसास हो जाता है कि उसका आखिरी टाइम आ चुका है। और यहाँ उसके मरने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास से वही मेकअप बॉक्स नीचे गिरता है और उसका वही टोकन का एक पीस जैसे कि रैन अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ हम ब्यूटी क्वीन की बची हुई लास्ट बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि आखिर अचानक से उनकी तीनों की तीनों बॉडीगार्ड्स कैसे उस रैन के सामने हार गए। यहाँ वो इन सारी बातों को ब्यूटी क्वीन को भी बता रही होती है, जिस पर ब्यूटी क्वीन उसे ऑर्डर देती है कि वो जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढे। और यहाँ वो लास्ट बची हुई बॉडीगार्ड अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। वेल यहाँ पर हम रैन को देखते हैं जब वो उस जगह में बैठी होती है, उसके पास में आती है। वो उसे बताती है कि उसे लास्ट बची हुई बॉडीगार्ड का लोकेशन पता चल चुकी है, लेकिन उस जगह में जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन रैन उस रिस्क को लेने के लिए तैयार थी। इसके बाद वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, जहाँ अंदर जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा होता है। यहाँ रिसेप्शनिस्ट रैन को रास्ता दिखाती है अपनी मास्टर से मिलने का। यहाँ वो उसे बताती है कि उसे कौन से फ्लोर में जाना है। जैसे ही रैन उस एलिवेटर में जाती है तो वो सेक्रेटरी उसे रोक देती है। वो यहाँ पे मे से कहती है कि उसने सिर्फ रैन को आने की इजाजत दी है, जिस पर कि रैन भी तैयार हो जाती है। वो उसे उसी जगह में रुकने के लिए कहती है। यहाँ हम रैन को देखते हैं जो कि जैसे 80th फ्लोर में पहुंचती है कि तभी अचानक से उसका एलिवेटर हिलने लगता है। यहाँ पे रैन काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो लिफ्ट भी ओपन नहीं हो रही थी। तभी
पीछे से उसे लाइट दिखाई देती है और वहाँ पर वही फोर्थ मेंबर मौजूद होती है। वेल यहाँ पर रेन उससे कहती है कि तुम भी मुझे अपना वो लास्ट बचा हुआ पीस दे दो, नहीं तो उसे उसके साथ फाइट करनी होगी। जिस पर कि अब हम रेन को देखते हैं जो कि अपना ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर कर देती है और वो और भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। वो पॉल से कहती है कि पीछे तो मुड़ो, और जब पॉल पीछे मुड़ती है तो वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि असल में वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रेन की ही बहन थी, यानी कि मिंग। अब इससे पहले वो कैमरास वहां पे ब्यूटी अटैक करते हैं और वो उसकी बहन के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर रेन भागते हुए उसे छुपा लेता है जिस पर कि वो कैमरास रुक जाते हैं। वो मिंग से पूछती है कि आखिर वो उस जगह पर क्या कर रही है। इससे पहले कि मिंग उसका कोई जवाब देती, वो उसके मुंह पे अपने मार्कर से ड्राइंग बना देती है और वो यहाँ पर रेन से कहती है कि आखिर तुम भी मेरी चाल में फंस गई ना। रेन पॉल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने उसकी बहन का सिर्फ फेस लिया हुआ था, यानी कि वो किसी भी तरह के बंदे का फेस ले सकती है अपने उस डिटेक्टर की मदद से। यहाँ पर रेन उससे पूछती है कि आखिर क्यों उसने उसकी बहन को बीच में लेकर आए और वो उसके बारे में कैसे जानती है। जिस पर पॉल बताती है कि इतनी रिसर्च करना मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। वेल इसके बाद वो अपना मास्क बाहर निकालती है और वो रेन से कहती है कि क्या तुम तैयार हो चुकी हो। यहाँ पर वो ब्यूटी डिटेक्टर कैमरा उन दोनों को ही स्कैन करते हैं, जहाँ दूसरी तरफ रेन के मुंह पे तो उसने मार्कर से ड्राइंग बनाई हुई थी, इसलिए वो और भी ज्यादा बुरी लग रही थी पॉल के सामने। और यहाँ इससे पहले कि वो कैमरा रेन के ऊपर शूट करते उस जगह पर दो फ्लावर्स आकर उसकी उस डिवाइस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि उसका प्रोजेक्टर खराब हो जाता है और वो अलग अलग तरह के अगली फेस बनाने लगता है, जिससे देखकर वो कैमरास कुछ भी समझ नहीं पाते और वो यहाँ पर उसी लड़की यानी कि पॉल के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उसके उस जगह से जाने के बाद उस जगह पर रेन को सिर्फ दो चीज दिखाई देती है, एक तो उसका प्रोजेक्टर और दूसरा वही लास्ट बचा हुआ पीस। रेन को पता चलता है कि असल में ये और किसी ने नहीं बल्कि मैं ने करा है, क्योंकि वह सही टाइमिंग में आकर उसने उसकी जान बचा ली। इसके बाद यहाँ पर रेन उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे, जिस पर मैं कहती है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद उस सारे पीसेस को जोड़कर एक एल्बम तैयार करती है और उससे कहती है कि अब टाइम आ चुका है आपका ब्यूटी क्वीन के पास जाना। यहाँ वो ब्यूटी क्वीन के महल के बाहर खड़े होते हैं। मैं उससे बता रही होती है कि असल में ब्यूटी क्वीन ऐसी नहीं थी जैसा कि वो अब है। पहले वो काफी ज्यादा दयालु मानी जाती थी, इवन की वो हर भिखारी की और गरीब आदमी की मदद करती थी, लेकिन समय के बाद बाद उसकी हरकतें बदलती गई, इवन की उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है। उसने तो अपने आप को पब्लिक के सामने लाना भी बंद कर चुका है, वो सिर्फ प्रोजेक्टर्स के मदद से ही टेलीकास्ट होती है। और वो अब इतनी ज्यादा बुरी बन चुकी है कि उसने पूरे रिकॉर्ड ही तोड़ चुके हैं। उसने अपने यहाँ के सारे बॉडीगार्ड्स को ही खत्म कर दिया था, सिर्फ 4 बॉडीगार्ड्स को छोड़कर। लेकिन उसके सडनली बिहेवियर के चेंज के बारे में हम चारों में से किसी को भी कुछ नहीं मालूम। वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन चुकी है। रेन उससे पूछती कि क्या तुमने ब्यूटी क्वीन को अपनी आंखों के सामने देखा है, तो मैं उसे बताती कि बिल्कुल नहीं, हमने क्या किसी ने भी नहीं देखा उसे पिछले 3 साल से, क्योंकि तब से लेके अब तक वो सिर्फ अपने कास्टल के अंदर ही रहती है, वहां से बाहर भी नहीं निकलती। ऑर्डर्स देने के लिए वो सिर्फ हमें कॉल करती थी और प्रोजेक्टर से मैसेज सेंड करवाती थी। जिसके बाद वो ब्यूटी क्वीन के महल के सबसे पहले दरवाजे में पहुंचते, वहां पे एक तरह की शील्ड लगी होती है। उस शील्ड को सिर्फ वही बंदा क्रॉस कर सकता है जो कि खूबसूरत हो, और अगर वो खूबसूरत नहीं होगा तो वो उसी जगह में मारा जाएगा। लेकिन वो दोनों उस शील्ड को बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं और काफी ज्यादा शील्ड्स को पार करने के बाद वो उनके कॉरिडोर में पहुंचते हैं, जहाँ पर की ब्यूटी कैमरास बन रहे होते हैं, यानी कि ड्रोन्स वगैरह। मैं उसे ये भी बताती कि ब्यूटी क्वीन सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है बल्कि उसका दिमाग भी काफी ज्यादा तेज है। यहाँ पर जैसे ही वो महल के मुख्य दरवाजे में पहुंचते हैं, जहाँ से कि वो महल के अंदर डायरेक्ट एंट्री ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं हिचकिचा रही होती है क्योंकि वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं कि वो शील्ड को पार कर पाए, इसलिए वो उसी जगह पे रुक जाती है। रेन जो कि पूरी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होती है, वो शील्ड को पार कर लेती है। लेकिन अगर मैं उस जगह में जाती और उसे क्रॉस करने की कोशिश करती, अफसोस वो वहीं पर ही मारी जाती, क्योंकि वो रेन से ज्यादा सुंदर नहीं है। तो जिस पर रेन उस जगह से अकेले ही जाने लगती है, मैं उसे अलर्ट करती है कि प्लीज ब्यूटी क्वीन को मारना मत, वो बुरी नहीं है बट उसकी मदद करना। मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी। यहाँ पर रेन वो की ब्यूटी क्वीन के पास जा रही होती है और जैसे ही वो उसके थ्रोन के पास पहुंचती है, तो ब्यूटी क्वीन जैसे ही पलट कर उसे देखती है, उसे देखकर रेन की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो वाकई में काफी ज्यादा सुंदर थी और इसका नाम पर्ल था। वो पर्ल से भी कुछ ज्यादा चमक रही थी। वो अपने आप को रेन से इंट्रोड्यूस कराती है कि वो ब्यूटी फैमिली की लगभग 14th रानी है। पर्ल उससे कहती है कि मुझे नहीं लगा था जिसने मेरे 4 बॉडीगार्ड्स को खत्म करा होगा वो तुम जैसी लड़की होगी। लेकिन यहाँ पर रेन अपने पास से वही एल्बम बाहर निकालती है और उससे वो
चाबी दिखाती है और कहती है कि इसकी मदद से हम दोनों लोगों की सोच को बदल सकते हैं मिलकर, जिस पर कि वो ब्यूटी क्वीन अपने कैमरास को एक्टिवेट कर देती है। लेकिन यहाँ पर रेन भी बिल्कुल नहीं डर रही होती है। ब्यूटी क्वीन उससे कहती है कि जो सिस्टम अब बन चुका है तुम उसे चाहकर भी नहीं तोड़ पाओगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कैमरास उन दोनों की ब्यूटी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए वो खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही रेन उसके नजदीक पहुंचती तो पल उस जगह से गायब हो जाती है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसका एक प्रोजेक्टर था और अब उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगती है, जहाँ पर कि वो हंस रही होती है और रन से कह रही होती है कि आखिर वो उसके ट्रैप में फंसी गई। तभी अचानक से मे भी नोटिस करती है और वो दोनों की दोनों बाहर निकल के कि उस महल से एक काफी बड़ी बैरियर पूरी कंट्री की तरफ बढ़ते जा रहा है और इस बैरियर से जो भी बंदा टकरा रहा है, यानी कि जो भी अगली होगा, वो सबके सब लोग मारे जाने लगते हैं। ये देखकर रन उस जगह से भागते हुए जाने लगती है। पर रन को ये भी बताती कि अब होगी नई दुनिया की शुरुआत, जहाँ पर सिर्फ खूबसूरत लोग ही रह पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रन भागते भागते सिटी में पहुंच जाती है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पल के होलोग्राम्स बन रहे थे। वो उन सारे लोगों को बता रही होती है कि अभी तो सिर्फ लेवल 1 है, उन लोगों को मारना जो कि सबसे ज्यादा गंदे दिखते हैं। जैसे लेवल बढ़ते जाएगा तो वो लोग भी मारे जाएंगे जो एवरेज दिखते हैं, और एंड में सिर्फ इस दुनिया में खूबसूरत लोग ही जिंदा रह पाएंगे। और यहाँ पर हम रन को देखते हैं जो कि डायरेक्ट अपने घर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता हो रही होती है। वो दरवाजे में पहुंचता है, लेकिन उसके दरवाजे की सिक्योरिटी उसे नहीं पहचान पा रही थी, जिस वजह से वो दरवाजा भी नहीं खोल पा रहा था। लेकिन तभी उस जगह पर उसे पॉल का प्रोजेक्टर याद आता है और उस प्रोजेक्टर की मदद से हम देखते हैं कि रन अपनी शक्ल बदल लेता है और उसका लॉक भी खुल जाता है। यहाँ जैसे ही रन अंदर आते हुए मैं इनको बता रही होती कि जगह अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वो वहाँ पे कदम रखती है तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसके घर में और कोई नहीं बल्कि ब्यूटी क्वीन यानी कि पर्ल मौजूद थी। और यहाँ पर उस पर्ल के प्रोजेक्टर के पीछे असल में मिंग थी, और मिंग ही तब से लेके अब तक ब्यूटी क्वीन थी। मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसका भाई असल में इतना ज्यादा खूबसूरत बन गया और वो उसके बनाए हुए सिस्टम को तोड़ना चाहता है। वो उससे कहते कि बस हो गया, एक बटन दबाऊंगी और ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सबके सब अगले लोग मारे जाएंगे जो कि मेरी तरह पूरी दुनिया में तकलीफ सह रहे हैं। यानी कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने ही करा है, तब से लेके अब तक मैं ही बुरी थी और मुझे इस चीज का थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा। रैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी बहन इतनी बुरी कब से हो गई। उसे अभी भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ सिर्फ उसने करा है। मिंग कहती है कि तुम मेरी बातों को कभी समझ ही नहीं सकते। और इसके बाद वो अपने मैकेनिज्म से पहले तो यहाँ पर रैन को पकड़ के बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है, जिस पर कि रैन रो रहा होता है, उसे समझा रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी उस जगह पर डॉक्टर मैकेनी भी आ जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम वापस से इस दुनिया को पहले जैसा करना चाहती हो तो तुम्हें महल में वापस जाना चाहिए। वहाँ पर उस थ्रोन के पीछे इसी चाबी का ताला है, वहाँ तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम ऐसे पहले बंदे हो जिसे कि मैंने खूबसूरत तो बनाया और तुम मिशन में पास भी हो गए। इससे पहले मैंने 10 लोगों के साथ ऐसा करा था, लेकिन खूबसूरती के बेनिफिट से वो लालच में आकर अपने मिशन को ही भूल गए। लेकिन अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो कि इस दुनिया फिर से ठीक कर सकता है। और इसके बाद रैन को वहां पर डॉक्टर मैकेनी एक तरह का खून भी देखता है। वो रॉयल ब्लड था, जिससे लैब में जाने का रास्ता उसे आसानी से मिल सकता है। जिस पर कि रैन भी बिना समय को बर्बाद करते हुए कैस्टल की तरफ भागने लगती है। महल में पहुंचने के बाद जैसे ही उस थ्रोन में उस चाबी को लगाती है तो वो अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाती है। वहां पे उसे बनाए हुए ब्यूटी को इनके सारे मशीन्स भी दिखाई देते हैं। उस जगह पर मिंग भी पहले ही पहुंची हुई थी और वो उसका उस जगह में स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपने मिशन के लिए एक बार फिर से लेवल को बढ़ाना चाहती थी, यहाँ पर रैन बीच में खड़े काफी बड़े पिलर में डॉक्टर मैकेनी का दिया हुआ खून डाल देती है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, यानी कि 3 साल पहले का। मिंग पास की नदी में टर्टल्स को बहाकर उनके साथ खेल रही थी। उस जगह में उसे मिलती है ब्यूटी क्वीन। उसे बताती है कि उसके बारे में वो किसी को ना बताए। इस पर मिंग कहती है कि उसे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। ब्यूटी क्वीन उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जिस पर कि वो बताती है कि मेरा भाई मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता, वो नहीं चाहता कि मैं सिटी में जाऊँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा अगली दिखती हूँ। ब्यूटी क्वीन उसे समझाती है और कहती है कि किसने कहा तुम अगली हो, मैंने काफी ज्यादा सुंदर लोगों को देखा है जो कि अगली होते, वो भी हार्ट से, लेकिन तुम्हें देखकर तुम दिल की बुरी नहीं लगती। उसकी बातों का असर मिंग के ऊपर थोड़ा सा भी नहीं होता और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर तुम जैसी सुंदर लड़की और ऐसी लड़की जो कि हमेशा महलों में ही पड़ी गई है, वो मेरे दुख को कैसे समझ सकती, इवन कि मेरे जैसे बाकी लोगों के दुख को। और अगर वो इतनी अच्छी है तो उसने आखिर ऐसे ब्यूटी फिल्टर्स टाइप के रूल्स क्यों बनाए, जिस पर वो कहती है कि मैं अपने करे हुए पे
काफी ज्यादा पछताती हूँ। लिए तो मेरी फैमिली की बनाई हुई चीजें हैं, मेरे एंसेस्टर्स ने बनाई थी। मुझे भी इस चीज का बुरा दुख है, मैं इन चीजों को बदलना चाहती हूँ। और इसके बाद वो मिंग का दिल हल्का करने के लिए उसे अपनी लेबोरेटरी में लेकर आती है, जहाँ पे कि वो उसे काफी ज्यादा डिवाइसेस बताती है, जिनमें से आधे तो वो 4 नाइट के ग्रुप्स यूज करते हैं और कुछ उसके एंसेस्टर्स के भी है। इसके बाद वो उसे एक तरह का पिलर भी दिखाती है। वो उसे बताती है कि इस पिलर की मदद से हम लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। पहले के जमाने में लोग ज्यादातर उन्हीं लोगों की वर्शिप किया करते थे जो लोग लंबे होते थे या फिर उनके पास पैसा होता था। उन चीजों को बदलने की काफी ज्यादा कोशिश की गई। इवन की लास्ट टाइम पर मेरी दादी जी ने उन रूल्स को हटाकर सारे रूल्स ब्यूटी के ऊपर ही डाल दिए, यानी कि जो जितना खूबसूरत होगा वही सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन मैं भी इस गलती को मानती हूँ कि ये चीज गलत है। यहाँ हम देखते हैं कि मिंग पास से गन को पकड़ के ब्यूटी को इनके ऊपर शूट कर देती है और उसे एक बुढ़े आदमी में बदल देती है। असल में वो बुढ़ा आदमी कोई नहीं बल्कि डॉक्टर मैकेनी था। यहाँ पर मिंग हंसने लगते हो, कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझे अपने गैजेट्स के बारे में बताया। इसके बाद वो पास का ही गैजेट पकड़ के अपने आप को पल में ट्रांसफॉर्म करते थे, यानी कि अब वो सबसे ज्यादा खूबसूरत बन चुकी थी। डॉक्टर मैकेनी उसे संभालने की कोशिश करता है, उसे समझाता भी है कि वो काम कर रहा है कि वो बाकी लोगों को भी कैसे खूबसूरत बनाए, और वो उससे वादा भी करता है कि वो उसे जरूर खूबसूरत बनाएगा, पर ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। लेकिन मिंग उसकी थोड़ी सी भी बातों पर नहीं आती। वो कहती है कि उसे खूबसूरत बनना है, बट अभी जिस पे कि डॉक्टर मैकेनी उसे बताता है कि ये गैजेट वैसे भी 3 साल के बाद काम करना बंद कर देगा और उसके साथ साथ सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन मिंग उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और इसके बाद मिंग पूरी सत्ता को हड़प लेती है और इवन की अपने नए नए रूल्स बनाने लगती है। वो उन कैमरास को डॉक्टर मैकेनी के ऊपर टैग करने के लिए कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर मैकेनी यानी कि पल उस जगह से भाग जाती है अपने आप को बचाने के लिए। वेल, इसके बाद हम रैन को देखते हैं जो कि इन सारी चीजों को देख रही होती है। वो देखती है कि इसके बाद मिंग जो कि अपनी लग्जरियस वाली लाइफ जीती है और दूसरी तरफ पल जो कि एक बुड्ढे में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ जैसे ही वो इन मेमोरीज को पूरा देख लेती है तो उसके सामने पल की आत्मा आती है। वो उसे बताती है कि ये है पूरी सच्चाई, जिस पर रैन उसके जवाब में कहती है कि आखिर हम ब्यूटी फिल्टर को कैसे ऑफ करेंगे। तो पल उससे बताती है कि इसका जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं है, हम उसे रोक नहीं सकते, पर हम ब्यूटी फिल्टर को किसी और फिल्टर में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब जैसे कि जो सुंदर लोग हैं वही राज करते हैं, तो तुम ऐसा कर सकती हो कि अगले लोग राज करें। बट इसका तब भी कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सिचुएशन तो वैसी ही रहेगी। लेकिन वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास एक और चांस है, तुम अगले लोगों को स्टैंडर्ड बना सकती हो, वही राज कर सकते हैं, तुम अपना बदला उन लोगों से निकाल सकती हो। जिस पर किरण कहता है कि आखिर मैं इससे कैसे कर सकती हूँ, आखिर वो खूबसूरत बेकसूर लोग भी तो मारे जाएंगे ना, इस चीज में तो क्या फायदा है। फिर मैंने पहले भी गलती करी थी उन प्रिजनर्स को छुड़ाकर बिना सोचे समझे, ये गलती मैं फिर नहीं दोहराना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो कुछ देर तक चुप रहती है और सोचकर पल को बताती है कि वो उसके बनाए हुए मशीन को तोड़ना चाहती है, यानी कि जहाँ से पूरी सोर्स निकलती है उस टावर को। जिसे सुनकर पल काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, तुम भी मारी जा सकती हो और ये दुनिया भी तबाह हो सकती है। लेकिन यहाँ पर रैन इस खतरे को लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहते हैं कि या फिर तो ये दुनिया बच ही जाएगी या फिर तो नहीं बच पाएगी। एटलीस्ट किसी एक स्टैंडर्ड्स के बंदे का रूल करना किसी दूसरे स्टैंडर्ड पे, उससे तो अच्छा है कि सबके सब साथ में ही हट जाए। और इसके बाद हम देखते हैं कि रैन के ऑर्डर पे सारे के सारे कैमरास कास्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं उस पिलर के ऊपर टैग करने के लिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सारे ड्रोन्स के टैग की वजह से वो पिलर धीरे धीरे करके टूटने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैन भी उस जगह से गायब होने लगी थी, पल भी उस जगह से चले जाती, ये सोचते हुए कि शायद उसने बिल्कुल सही फैसला लिया है। यहाँ बाहर जितने भी कैमरास उन्हें मारने वाले थे सारे के सारे डिवाइस बंद हो जाते हैं और दूसरी तरफ डॉक्टर मैकेनिक भी पल की बॉडी में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ मिंग जो कि घर में देखती है कि वो अभी भी जिंदा है, और दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जहाँ पे कि उसके पिलर के साथ साथ वो भी गायब हो जाती है। वो उम्मीद करती है कि ये दुनिया नई शुरुआत कर पाएगी, और जब वो पिलर डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी लाइफ काफी दूर भी दिख रही थी। यहाँ पर रैन अपनी आखिरी सांसों में सिर्फ मिंग को ही याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पल के पास उसकी बॉडीगार्ड आती है, यहाँ वो भी उस लाइट को देखते हैं और दूसरी तरफ मिंग भी देख रही होती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि आखिर मैंने क्या कर दिया। इस चीज को अब लगभग 2 साल से भी ज्यादा बीत चुके थे। सबके सब लोगों ने अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। हम यहाँ पर पल को उसके कास्टल में देखते हैं जो कि अब राजगद्दी संभाल रही थी। न्यूज में भी यही छप रहा था कि वो दिन जा चुके हैं जब यहाँ पर हमारी रानी की बहरूपिया रहती थी, अब हमारी रानी ने राजगद्दी संभाल चुकी है। पल मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है और उन लोगों से कहती है कि क्या उन्हें मिंग के बारे में पता
पता चल चुका है, लेकिन वो लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अभी तक वो मिंग को नहीं ढूंढ पा रहे थे। यहाँ बाहर हम उन सारे लोगों को देखते हैं जो कि अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। वहाँ पे हर तरह के लोग बिल्कुल पीस की तरह रह रहे थे और वो लोग अभी भी खूबसूरत बनने के लिए फोन के फिल्टर्स को यूज कर रहे थे। यहाँ पर हम घर में मिंग को देखते हैं जो कि अभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाती, अपने कंप्यूटर्स में ही चिपकी रहती है। तभी अचानक से उसके घर का दरवाजा खुलता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज किसी की नहीं बल्कि उसके अपने की थी। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।